जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉप में। मैं AK सिंह हाजिर हूँ झारखंड सामान्य ज्ञान के 20वीं कड़ी को लेकर के। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने वीडियोज अपलोड नहीं कर पाए। इसका कारण था कि मैं घर पे चला गया था, मतलब कि जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ वहाँ पे उपस्थित नहीं था। अब कंटिन्यू रहेंगे। तो दोस्तों, 20वीं कड़ी में फिर 12th ऑनलाइन ईयर झारखंड सामान्य ज्ञान को लाया हूँ, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनने की कोशिश किया है। आप कंटिन्यू क्लास के साथ बने रहिए। दोस्तों, एक सूचना और दे दूँ कि अभी केवल जो झारखंड सामान्य ज्ञान के तहत जो 12 पर डे ऑनलाइन ईयर आ रहे हैं, और ये सिलसिला आपको लगभग वही 1000 झारखंड सामान्य ज्ञान तक चलता रहेगा। और इसके बाद एक क्लास जो है पूरी डिस्क्रिप्टिव टाइप का, मतलब कि झारखंड की जो इतिहास है, भौगोलिक हो, जो भी हो, कुछ झारखंड सामान्य ज्ञान की पूरे लेक्चर के तौर पे क्लास चलेगा, पूरा लेक्चर चलेगा। जो झारखंड सामान्य ज्ञान में जितने भी तथ्य हैं आपको पूरी डीपली पढ़ाया जाएगा, डीपली हर तथ्य पर विश्लेषण किया जाएगा और बतलाया जाएगा आपको। मतलब कि संपूर्ण झारखंड की इतिहास या फिर भौगोलिक हो, कल्चरल हो, ऐतिहासिक अन्य चीज़ें हो, धर्म हो, यहाँ पे लोक नृत्य संस्कृति हो, कुछ भी हो, साहित्य हो, इसके बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे भी झारखंड सामान्य ज्ञान का नॉलेज जो है आप तक पहुँचाते रहेंगे। कंप्लीट झारखंड सामान्य ज्ञान, जैसे देखिए डिस्क्रिप्टिव के में हम लोग आएंगे, लेक्चर में आएंगे, तो बेहतर होगा कि हम अच्छी तरह से झारखंड को समझ पाएंगे। जिससे JPSC वगैरह एग्ज़ाम होता है और उसमें जब मेन एग्ज़ाम का पेपर आता है तो उसमें ऐसे ही कुछ सवाल होते हैं जिसमें कि जब तक आपको डीपली नॉलेज नहीं होता है तो थोड़ा वैसे एग्ज़ाम को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। केवल ऑनलाइन ईयर से काम नहीं चलता है। ये तो ऑनलाइन ईयर आपको ज़्यादा सूटेबल होता है कि वन डे एग्ज़ाम के लिए, जैसे पेपर एक होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन रहता है, तो वैसे के लिए ऑनलाइन ईयर वाले क्लास जो है बहुत हेल्पफुल है। बट आपको JPSC के मेन पेपर जैसे लिखना पड़े डिस्क्रिप्टिव, तो ऐसे में ऐसे क्लास से काम नहीं चलने वाला है ऑनलाइन ईयर से। उसके लिए आपको एक एक पॉइंट का विश्लेषण करना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। और वो क्लास भी आपको मैं दूंगा लगभग वही JPSC का जो अभी PT एग्ज़ाम होने वाला है उसके जस्ट तुरंत बाद वो क्लास आपको लेक्चर क्लास चालू हो जाएगा झारखंड सामान्य ज्ञान का। तो हमारे साथ बिल्कुल आप कंटिन्यू बने रहिए इस तरह की सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और समय समय पर अपना कमेंट और राय सलाह ज़रूर करें ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए आज की क्लास के प्रश्नों की ओर नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों, झारखंड में कई मेले आयोजित किए जाते हैं। जब हम लेक्चर में जाएंगे तो ये सारे के सारे एक एक कर से टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, लगाया जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ हिजला मेला है, हिजला मेला। तो इसका जवाब है मयूराक्षी। दोस्तों, ये मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला लगता है। दोस्तों, हिजला मेला दुमका जिला में लगता है और दुमका जिला के मयूराक्षी नदी के तट पर यह मेला लगाया जाता है। यह मेला मूलतः संथाल जनजाति के लिए है, जिसकी शुरुआत 1890 ईस्वी में किया गया था। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस मेले को प्रारंभ करवाने में एक अंग्रेज ऑफिसर का रहा था, जिसका नाम R क्रस्टन था। R क्रस्टन ने ही, याद रखिएगा, R क्रस्टन ने ही 1890 ईस्वी में इस हिजला मेला का प्रारंभ करवाया था। मयूराक्षी नदी के तट पर यह मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है,
मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये मैथन डैम जो है ना, आपने सुना होगा मैथन डैम का नाम। तो मैथन डैम जो है वो झारखंड के धनबाद जिला में है। धनबाद जिला में मैथन जल विद्युत केंद्र स्थित है और यह धनबाद जिला में बराकर नदी पर बना हुआ मैथन डैम है, जो दामोदर नदी घाटी जो बहुउद्देशीय परियोजना जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी में किया गया था और इस बहुउद्देशीय परियोजना के तहत झारखंड के पूरे 8 बांध आते हैं। 8 बांध में से मैथन डैम जो धनबाद में है बराकर नदी में, वो इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत सबसे बड़ा बांध है मैथन डैम। इस बात को याद रखेंगे आप, ये धनबाद में बराकर नदी पे बना हुआ है मैथन जल विद्युत केंद्र। यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है मैथन डैम से। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? यहाँ छोटा पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा जो है वो है पलामू प्रमंडल। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग है। संथाल प्रमंडल का मुख्यालय दुमका है और एक कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है, जबकि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय डाल्टनगंज है। तो दोस्तों ये छोटा सबसे प्रमंडल है वो पलामू है, लेकिन अगर बड़ा प्रमंडल पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है यहाँ पे, जनसंख्या की दृष्टि से, तो है दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल है। तो याद होगा दोनों तथ्य कि सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू प्रमंडल जनसंख्या की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से ही सबसे जो बड़ा प्रमंडल है वो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोनार कुंड प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले में स्थित है? कौन सा? कोनार। तो कोनार झारखंड में एक नदी भी बहती है, नदी है। तो कोनार कुंड प्रोजेक्ट जो है वो आपको गिरिडीह में है। गिरिडीह जिला में यह कोनार कुंड प्रोजेक्ट है। और ये कोनार जो है ना प्रोजेक्ट, वो मुख्य रूप से सिंचाई परियोजना है, सिंचाई प्रोजेक्ट है जो गिरिडीह में है। और इस कोनार कुंड प्रोजेक्ट की शुरुआत 1978 ईस्वी में किया गया और इस प्रोजेक्ट से हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के सैकड़ों गांव लाभान्वित होते हैं। यह एक सिंचाई परियोजना है, मतलब कि हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद की कई गांवों में, सैकड़ों गांव में सिंचाई जो है वो कोनार कुंड प्रोजेक्ट से हो पाता है। तो याद रखेंगे इस कब से? 1978 ईस्वी में यह प्रोजेक्ट बना था। अगला क्वेश्चन है 5, दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में है? दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में है? तो दोस्तों दाऊद खां की जो मस्जिद है ना वो आपको झारखंड के लातेहार जिले में है, लातेहार जिला में है। दाऊद खां औरंगजेब का सूबेदार था, औरंगजेब का सूबेदार था और दाऊद खां ने एक 1662 ईस्वी में पलामू अभियान चलाया था। उस दौरान उन्होंने पलामू आया था और पलामू अभियान चलाने का मकसद था, याद रखिएगा, 1662 ईस्वी में। और इसका मकसद था जो पलामू में राजा मेदिनी राज कर रहे थे उनके राज्य को हड़पना। और उस वक्त हड़पने का एक ही जरिया होता था कि ज़्यादा टैक्स कर लगा दिया जाता था,
जिससे कोई भी जो छोटे राजा हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, अंततः ऐसे ऐसे औरंगजेब जैसे शासकों के सामने घुटना टेकना पड़ जाता था, गुलामी बर्दाश्त करें या फिर राजपाट छोड़े। तो दाऊद खां का मस्जिद आपको लातेहार में है, याद रखिएगा ये तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के सूचना केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों झारखंड सरकार की एक विशेष सूचना का केंद्र बनाया गया है ताकि झारखंड के सभी निवासियों को गवर्नमेंट की, सरकार के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, योजनाएं या स्कीम्स चल रहे हैं, उसकी जानकारी मिल सके। और भी सरकारी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार होते हैं, खेतीबाड़ी का रसीद वगैरह, आय प्रमाण वगैरह, तो उसके लिए विशेषकर राज्य सरकार की जो सूचना केंद्र है वो झार नेट के नाम से जाना जाता है। झार नेट, आपने झार सेवा का तो नाम सुना होगा, जिसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी सेवाएं हैं, उपलब्ध हैं, और जो सूचना का है विशेष झार नेट है। अगला पॉइंट है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? हुंडरू जलप्रपात का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, चूंकि ये झारखंड की सबसे बड़ी कहे तो ऊंची कहे तो ये हुंडरू जलप्रपात है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि किस जिला में है, तो इसका साफ जवाब है रांची जिला। रांची जिला में हुंडरू जलप्रपात है, और यह जलप्रपात रांची से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल भी रांची के नगरीय स्थान से है। तो ये 28 किलोमीटर पर दूर स्थित हुंडरू जो जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है, ऊंचाई 98 मीटर, और इसके अगर फीट में देखें तो 320 फीट के आसपास आता है। तो याद रखेंगे कहाँ है, रांची जिला में है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो रांची के नगरी से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जाति का, तो झारखंड में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है झारखंड की कुल जनसंख्या का 12.1%, याद रखेंगे 12.1% है। अगर सवाल ऐसा हो कि झारखंड की अनुसूचित जनजाति की, ये तो 12.1% जो है वो अनुसूचित जातियों की है। अगर जनजाति की पूछा जाए तो जवाब होगा 26.2%। 26.2% अनुसूचित जनजाति की संख्या है, आबादी है। अगला प्रश्न है, झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी चौड़ाई जो है 463 किलोमीटर है। 463 किलोमीटर किधर का? तो पश्चिम, पूरब से पश्चिम का, या पश्चिम से पूरब भी कह ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है 463 किलोमीटर है। अगर यही पूछ दे सवाल अलग दे करके कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण की कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की है 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर। और आप तो जानते हैं कि झारखंड की जो क्षेत्रफल है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो ये लंबाई चौड़ाई जो इसकी है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर का है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आंसर है बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रहे थे और इनका कार्यकाल था 15 नवंबर 2000 से 15 नवंबर 2000 से, चूंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नया राज्य बना था, तो 17 मार्च 2003 तक रहे थे।
15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक इन्होंने रहा। दोस्तों झारखंड में अब तक 6 चेहरे आ चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री होने का। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो वर्तमान में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पदासीन हैं, बने हुए हैं। इनमें से अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन कई बार रह चुके हैं, एक से अधिक बार रह चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, जो कभी 2 महीना तो कभी 9 दिन ऐसे के लिए भी रहे हैं, लेकिन अभी तक 6। और ये भी याद रखेंगे कि रघुवर दास तो जो झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गैर आदिवासी से हैं। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का बनने का श्रेय, होने का श्रेय रघुवर दास को है झारखंड में। बाकी जो 5 चेहरे हैं वो आदिवासी हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सा शहर टिस्को और टेल्को के रूप में जाना जाता है? दोस्तों टिस्को और टेल्को के रूप में जाना जाने वाला जो शहर है वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर को टिस्को और टेल्को के रूप में जाना जाता है। कारण है वहां की टाटा जो उद्योग कंपनी है आयरन की, उससे। अब जो जमशेदपुर में टाटा कंपनी है उसकी स्थापना 1907 ईस्वी को हुआ था। 1907 ईस्वी को, ये भी याद रखेंगे। जमशेद जी टाटा, दुराब जी टाटा, ये सब टाटा ग्रुप हैं। तो 1907 ईस्वी में स्थापित हुआ था, बट यहाँ से उत्पादन जो है 1912 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कभी कभी ये भी सवाल दिए जाते हैं कि टाटा कंपनी से उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1912 ईस्वी से हुआ था। तो याद रखेंगे ये जो टिस्को और टेल्को है ना, टिस्को और टेल्को, उसी का नाम दिया गया है अलग अलग वर्क पर। तो टिस्को का फुल फॉर्म होता है टिस्को, और एक क्या है, टेल्को। तो दोस्तों टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टी से टाटा, आई से आयरन एंड, एस से स्टील और सी से कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये हो गया टिस्को। और एक है टेल्को। टेल्को का फुल फॉर्म हुआ टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किन्होंने किया था टाटा का? तो JRD टाटा ने, JRD टाटा ने किया था। जो पहले वाला वीडियो में इसके बारे में आपको पूरी फुल फॉर्म और इसकी जो इससे रिलेटेड जीके बताए गए हैं। अगला प्रश्न और आज के क्लास का लास्ट है, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था? दोस्तों बिरसा मुंडा का तो आप नाम जानते होंगे, इनकी बायोग्राफी जो है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि बिरसा मुंडा अपने आप को सिंगबोंगा का दूत, यानी कि कहे तो भगवान का दूत, कब घोषित किया था? तो दोस्तों इसके पीछे एक घटना है जब उसे, यानी कि बिरसा मुंडा को अपने आप को भगवान का दूत बताना पड़ा था लोगों के बीच। चलिए इसका आंसर पहले बता देता हूं। ये 1895 ईस्वी में घोषित किया था। कब किया था? 1895 ईस्वी में। और इसको घोषित करने के पीछे कारण ये था कि बिरसा मुंडा की जो परिवार थी, उनका पिता सुगना मुंडा, माता कर्मी हटू, जो एक घुमंतु परिवार थे। घुमंतु का मतलब अपने आजीविका के लिए उन लोग अस्थायी नहीं रहते थे, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो ऐसे ही जीवन बसर किया करते थे, आजीविका के लिए अक्सर ऐसा हुआ करता था। तो बिरसा मुंडा को जब एक पढ़ाई करना हुआ तो बिरसा मुंडा के मामा घर भेज दिया गया और वहाँ से एक क्रिश्चियन का मिशन स्कूल में एडमिशन कराया गया। और मिशन स्कूल का रूल था कि वही बच्चे वहाँ पढ़ेंगे जो ईसाई धर्म को मानते हो। तो उन्हें मानना पड़ा ईसाई धर्म को, वहाँ अध्ययन किया। और वहाँ से जब उन्होंने निकला पढ़ करके
तो फिर हिंदू स्कूल मतलब कि हिंदू धर्म को पुनः वापस आ गए बिरसा मुंडा, और उस वक्त ईसाइयों का जो है धर्म परिवर्तन, हिंदू से ईसाई बनाने का काम बहुत तेजी से फैल रहा था। और इस बात को अच्छी तरह से बिरसा मुंडा समझ चुके थे। ईसाई धर्म भी थोड़ा सा जा करके हिंदू धर्म में तो ऑलरेडी थे, तो उन्होंने देखा कि किस तरह हमारे संस्कृति का हनन किया जा रहा है क्रिश्चियन के धर्म मानने वाले के द्वारा। और तब इन्होंने अपने धर्म और संस्कृति के बारे में लोगों के बीच जा करके और बताने लगे, धर्म का ज्ञान देने लगे, ताकि लोग, जो जनजातीय लोग हैं, वो क्रिश्चियन की ओर न जाएं, धर्म परिवर्तित न करें। लोगों के बीच जाकर के धर्म का ज्ञान देना चालू किए। और तब इन्होंने 1895 ईस्वी में लोगों को साफ साफ ये कहने लगे कि मैं सिंगबोंगा, चूंकि जनजाति का सबसे बड़ा प्रमुख जो देवता है वो है सिंगबोंगा, वो कहने लगे कि सिंगबोंगा के मैं द्वारा भेजा गया हूँ और मेरा काम है लोगों के बीच धर्म के बारे में बताना, अपना जो धर्म है उसके बारे में। और लोग उन पर विश्वास करना चालू कर दिए, उनके बातों को मानने लगे। तो उनको परिस्थिति भी ऐसी आई उनके सामने, जब बिरसा मुंडा को खुद भगवान वो सिंगबोंगा का दूत कहना पड़ा। और लोग इसीलिए अपने जनजातीय समुदाय में उन्हें बिरसा भगवान की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये आज के क्लास का लास्ट प्रश्न रहा। फिर मिलते हैं अगली कड़ी लेकर के। झारखंड सामान्य ज्ञान की जोहार।